अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं बात करूंगा त्रिभुवन यूनिवर्सिटी काठमांडू। मेरे ख्याल से त्रिभुवन यूनिवर्सिटी एक बड़ा नाम है नेपाल का, और नेपाल का सबसे एक ओल्ड यूनिवर्सिटी है। और अभी मैंने लास्ट ईयर हिस्ट्री पढ़ रहा था मैं कि त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का मेरे ख्याल से एक नंबर में इसका नाम आता है कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट उसमें पढ़ते हैं। तकरीबन 3 या 4 लाख का नंबर था। इतना नंबर होता है क्योंकि त्रिभुवन यूनिवर्सिटी नेपाल में जितने भी कॉलेजेस हैं और जितने भी +2 तक के स्कूल्स वगैरह हैं वो आमतौर पर टीयू से एफिलेटेड होता है, उससे एफिलिएशन लिया जाता है। क्योंकि टीयू के बहुत सारे नेपाल भर में कैंपसेस हैं, अभी एक पिरानगर में भी महेंद्र मोरंग कॉलेज, तो उन सारे को कंसिडर करके टीयू एक नंबर 1 पोजीशन पे आता है स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट में। तो आज मैं बात करूंगा क्योंकि आप सबको मेरे ख्याल से पता है, आप सबके इल्म में है कि टीयू में अरबिक डिपार्टमेंट है। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के इल्म में होगा, जिनके इल्म में नहीं है तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो से आप ये जान लेंगे कि टीयू में अरबिक डिपार्टमेंट है। और तकरीबन 2 या 3 साल से माशाल्लाह सनाउल्लाह भाई उसको चला रहे हैं, और सनाउल्लाह भाई ही की इनिशिएटिव है, उनकी जद्दोजहद और मेहनत है कि टीयू जैसी यूनिवर्सिटी में अरबिक डिपार्टमेंट चल रहा है। लेकिन यहाँ पे अफसोस है एक चीज़, अभी मैं कुछ दिन पहले सनाउल्लाह भाई से मैंने बात कर रहा था कि माशाल्लाह टीयू में, क्योंकि मैं इससे पहले पोस्ट भी डाला था कि अभी इफ्लू वगैरह में बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं और बहुत सारे जामिया या जेनी वगैरह में। तो सनाउल्लाह भाई ने मुझे स्पेशली मैसेज किया था कि जो नेपाल के तलबा हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं उनका बेनिफिट क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, इससे उसका फ्यूचर क्या होगा। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें उनके सामने बात रखी कि बात सही है आपकी, लेकिन ये है कि चलो कम से कम यहाँ ग्रेजुएशन करके मास्टर डिग्री करके चलो कम से कम जॉब तो कर लेते हैं कि यहाँ की MNCs में, और नेपाल में अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो मैंने कहा अगर नेपाल में कोई अरबी पढ़ना चाहे, क्योंकि नेपाल के जो टीयू में है वो एक्चुअली डिप्लोमा है, तो आप अगर डिप्लोमा कोर्स आप कर रहे हैं तो आपको हॉस्टल नहीं मिल सकता है, रूम नहीं मिलेगा आपको, तो फिर आपको वहाँ रहना है। अगर आप बाहर रह करके सिर्फ 2 घंटा कोर्सेज करें डिप्लोमा, आई थिंक थोड़ा ये एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है। लेकिन अगर जो टीयू में ऑलरेडी स्टूडेंट है, चाहे वो साइंस के हों, मेडिकल के हों या डिफरेंट जो भी डिपार्टमेंट है, क्यों अगर वो उनको इंटरेस्टेड है अरबिक से, या सुबह का 2 घंटे का कोर्स कर ले, तो मेरे ख्याल से ये उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। या फिर जो काठमांडू के प्रॉपर रहने वाले हैं, जो टीयू के अतराफ में रहते हैं, वो भी कर लें तो उनके लिए बेहतर है। लेकिन जो कोई सुनसरी सप्तरी मोरंग से जा करके वहाँ सिर्फ डिप्लोमा करे, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव और कॉस्टली रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये जो एक्चुअली जो बहुत सारी सीट्स होती है उसको फिल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो सीट फिल नहीं होगा तो फिर वो लोग रेगुलर कोर्सेज नहीं लाएंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह अगर टीयू में अगर रेगुलर कोर्स आ जाता है तो मेरे ख्याल से जो नेपाल के तलबा जो हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, या बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं स्कॉलरशिप पे, तो अगर वो नेपाली में पढ़ लेते हैं तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उनके लिए बेहतर रहेगा। और वो अगर फ्यूचर में कुछ करना चाहें तो काठमांडू जैसे शहर में रह करके उनकी नेपाली ज़ुबान भी अच्छी हो जाएगी, इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। फिर नेपाल की जो पॉलिटिक्स है, नेपाल का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो कल्चर है, वो अच्छे से अडोप्ट कर पाएगा, और फिर फ्यूचर में वो अच्छा सा एक बेहतरीन अच्छे अंदाज में वो काम कर सकता है। अच्छा से स्कॉलर, अच्छे स्कॉलर की हैसियत से वो अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये जो एक खला है और एक जो गैप है इंशाल्लाह वो पूरा होगा। और हम अपने प्लेटफॉर्म से भी आवाज़ उठा रहा हूँ और आप भी अपने प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाएँ। याद रखिएगा, क्योंकि हम नेपाल में रहते हैं, अक़लियत में है। आप देखें, हम एजुकेशनली जब तक हम पॉलिटिकली, जब तक हम एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे तो नेपाल में हमारी सर्वाइवल, नेपाल में हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें एजुकेशन सेक्टर में स्ट्रॉन्ग बनना है, मजबूत बनना है। कादर खान के एक जुमले से मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। कादर खान के बारे में आप सबको पता होगा, एक स्क्रीन राइटर, और बहुत सारे मूवीज़ उनकी लिखी हुई है, और फिर वो एज ए कॉमेडियन और डिफरेंट रोल भी उन्होंने कितने सैकड़ों मूवीज़ उन्होंने किया है। और बहुत सारे मूवीज़ तो जो उनकी खुद की लिखी हुई थी मूवीज़। अफगानिस्तान से उनके अब्बा ताल्लुक़ रखते थे और उनकी माँ जो बलूचिस्तान से थी। फिर वो जब कंधार में अफ़गानिस्तान में कुछ उनकी मुश्किलात दरकार था तो वो मुंबई आ गए। जब मुंबई पे आए तो उनके वालिदैन एक झोपड़ी में कहीं रहते थे। फिर कुछ दिनों के बाद जब उनके वालिद साहब जब उनके अम्मी की ज़रूरत पूरी नहीं कर सका तो कुछ अनबन हो गई, तो जिसकी वजह से उन दोनों के दरमियान सेपरेशन हो गया, तलाक हो गई। फिर उसके बाद उसकी माँ की दूसरी शादी हुई, लेकिन उनके साथ भी वही प्रॉब्लम था, वो कुछ ऐसे काम वगैरह करते थे, रोज़ाना नहीं जाते थे। तो कादर खान ने देखा कि उसके अतराफ में बहुत सारे लोग हैं जो नौजवान हैं जो काम करने के लिए जाते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा के ला रहे हैं, उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। तो जब कादर खान अपने दोस्तों से मुतासिर होकर के वो भी जाना चाहा, चलो मैं भी कुछ पैसे कमा लूँ, मेरी वालिदा की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। लेकिन कादर खान कि वालिदा ने जो एक जुमला कहा है वो जुमला सुनने के लायक है। ये जुमला हाँ जो नेपाल के जितने भी
माँ हैं वो इस जुमले को याद रखें और इस जुमले पर अमल करें। इंशाअल्लाह आप अपने बच्चों का मुकद्दर बदल सकते हैं, आप अपनी फैमिली का मुकद्दर बदल सकते हैं। कि जो कादर खान की वालिदा ने जो बात कही थी, वो क्या बात कही थी कि बेटा पढ़ाई कर, छोड़ नौकरी को, छोड़ दो इस तरह के पैसे को, आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करके अपना नाम बनाओ। तो ये जुमला एक, क्योंकि एक माँ के दिल से वो बात निकली थी, एक माँ के एक कुढ़न थी, वो बात कादर खान के दिल में लगी और कादर खान ने पढ़ाने का फैसला किया। जब कादर खान स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, क्योंकि उसके अंदर एक स्किल थी, वो ड्रामा लिखा करते थे, वो प्ले लिखा करते थे और लिखने की उनके अंदर अच्छी सलाहियत थी। वो जब कॉलेजों में गए, ड्रामा में हिस्सा लेने लगे, फिर ड्रामा लिखने लगे, प्ले लिखने लगे, तो फिर उनकी शख्सियत उभरी। एक वक्त ऐसा आया कि वो कादर खान का एक अजीम सितारा बन करके उभरे और उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपना राज किया, हिंदी सिनेमा में उन्होंने अपना एक नाम बनाया। ये उनकी माँ के एक जुमला था, वो कह भी रहे थे कि हमारे माँ ये बात अगर न बोलती कि बेटा पढ़ जा करके, तो मैं कुछ नहीं कर पाता। तो वही चीज़ मैं आपसे कहता हूँ कि नेपाल में भी हमारे जो फ्यूचर है, हमारे जो तलबा हैं, जो हमारे नए जनरेशन है, उसको पढ़ाने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने फ़ोन किया कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ, मेरे अंदर कुछ जज्बा पढ़ने का, मैं कुछ बनना चाहता हूँ। और वो अच्छी खासी अच्छी उनकी फैमिली है, खाता पीता फैमिली है, घर में मछलियाँ बन रही, गोश्त बन रहा है, ज़मीन जायदाद है, सब कुछ है इनके पास। तो मुझसे कह रहे थे, मैं कहता पढ़ो यार, तुम्हारा तो फैमिली अच्छी है, तुम पढ़ सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम कुछ बन सकते हो। लेकिन उन्होंने कहा कि पेरेंट्स, हमारे जो वालिदैन हैं, वो इल्म पर पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं, वो एजुकेशन पर पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं, जबकि ठीक ठाक घराना इनका। इस तरह के बहुत सारे केसेस जो मुझे मैसेज के जरिए से मिलता है, बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सोशल मीडिया में एक्टिव हूँ, तो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। तो अक्सर यूँ कि यही हाल है अक्सर लोगों का कि वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वालिदैन उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये भी बात हम भले नहीं कर सकते वालिदैन को, बहुत सारी जगह में वालिदैन सपोर्ट करते हैं लेकिन बच्चे नहीं पढ़ते हैं। याद रखिएगा, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आप कुछ पढ़ा नहीं कर सकते हैं। तो आपको पढ़ना है, आगे बढ़ना।